देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। नागपुर हिंसा की घटना पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। करीब 2000 से 3000 लोग इकट्ठा हुए और मोमिनपुर और चिटनिस नगर और अन्य इलाकों में घरों पर हमला किया। उन्होंने पथराव किया और उन पर हमला किया। क्या इसका मतलब यह है कि यह पहले से योजनाबद्ध था? उन्होंने न केवल आम लोगों पर हमला किया बल्कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया। ऐसे लोग सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जांच की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और इसके पीछे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। शिंदे ने आगे कहा कि इस तरह की क्रूर घटना पहले कभी नहीं देखी गई थी। प्रदर्शनकारी छत्रपति संभाजी महाराज के गौरव के लिए विरोध कर रहे हैं। जो लोग औरंगजेब का समर्थन करते हैं उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए और फिल्म छावा देखनी चाहिए। मेरा मानना है कि सच्चे देशभक्त मुसलमान भी औरंगजेब का समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार पर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया और इसके तहत न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 4000 रुपए प्रतिदिन और गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ाकर 150 प्रतिवर्ष करने की मांग की। पीटीआई के मुताबिक राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को लागू किया था। सोनिया गांधी ने कहा कि यह ऐतिहासिक कानून लाखों ग्रामीण गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच रहा है। हालांकि यह बेहद चिंताजनक है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने इस योजना को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मंगलवार को ईडी के ऑफिस पहुंची। आपको बता दें कि एजेंसी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले की जांच के सिलसिले में उन्हें समन जारी किया था। आरजेडी नेता अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ ईडी के बैंक रोड स्थित कार्यालय पहुंची। बता दें कि मीसा भारती पाटलिपुत्र से लोकसभा सांसद हैं और इस मामले में उनका भी नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इस बीच सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने परिसर में पहुंचकर मां बेटी की जोड़ी की प्रशंसा में नारे लगाए। मंगलुरु पुलिस ने बेंगलुरु से 2 अफ्रीकन महिलाओं को 37 किलो एमडीएमए ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 75 करोड़ रुपए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में मंगलुरु पुलिस 2 बिंदुओं पर जांच कर रही है। पहला ये कि ये महिलाएं एक ट्रॉली बैग के जरिए यह ड्रग दिल्ली एयरपोर्ट से बेंगलुरु एयरपोर्ट तक कैसे लेकर आ गईं, और दूसरा ये कि दोनों महिलाओं ने पिछले 1 साल में 60 बार इस काम को कैसे अंजाम दिया। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने इस मामले में मीडिया को बताया, हमारी टीम के सदस्य यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर यह काम कई बार करने में सफल कैसे हुई। इन महिलाओं ने पिछले 1 साल में 37 बार दिल्ली से बेंगलुरु के लिए और 22 बार दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। खबरों के मुताबिक ये दोनों महिलाएं नकली पासपोर्ट और वीजा के जरिए यात्रा कर रही थीं। पुलिस कमिश्नर अग्रवाल ने आगे कहा कि ये दोनों महिलाएं छोटे पैकेट्स में एमडीएमए को पैक करके ड्रग्स बेचने वालों को देती थीं। उसके बाद होटल में आराम करती थीं और शाम की फ्लाइट से दिल्ली लौट आती थीं। ये दोनों एक ड्रग कार्टेल का हिस्सा हैं जो एनसीआर के किसी इलाके से संचालित हो रहा है। स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग यानी अनडॉक हो चुका है। करीब 9 महीने बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की पृथ्वी पर वापसी शुरू हो चुकी है। इन दोनों के अलावा इस यात्रा में निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ड्रैगन कैप्सूल 17 घंटे की यात्रा करने के बाद पृथ्वी पर पहुंचेगा। वैसे यह अनुमानित समय है। इस्राएली सेना ने कहा है कि वह गजा पट्टी पर बड़े हमले कर रही है। वहीं हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में कम से कम 130 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और इससे पहले इसराइल डिफेंस फोर्स ने एक बयान में कहा था कि वह हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है। इसी हमले में गजा के आंतरिक मामलों के उप मंत्री और हमास के एक बड़े सैन्य कमांडर महमूद अबू वफा के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें कि गजा में 19 जनवरी से शुरू हुए युद्ध विराम के बाद से अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है। चश्मदीदों ने बताया कि गजा में हमलों की शुरुआत उस वक्त हुई जब लोग खाना खा रहे थे। उन्होंने बताया कि आसमान में 20 से अधिक इस्राएली लड़ाकू विमान दिखाई दिए और कुछ ही देर में उन लड़ाकू विमानों ने गजा शहर, रफा और खान यूनिस पर हमला करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में नागपुर के महाल इलाके में 2 गुटों के बीच झड़प और पत्थरबाजी की घटना की खबर सामने आई है। इस घटना में कुछ लोगों के साथ साथ
2 पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर है और स्थिति के मद्देनजर घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात किया गया है। नागपुर के डीसीपी अर्चित चंदक ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि ये घटना कुछ गलत जानकारियों की वजह से हुई, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे घरों से बाहर ना निकलें और पत्थरबाजी ना करें। उन्होंने बताया कि काफी पत्थरबाजी भी हुई और हमने आंसू गैस के गोले दागे। कुछ छोटी गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया और हमने फायर ब्रिगेड को बुलाकर उसे बुझा दिया। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पत्थरबाजी की घटना के दौरान मेरे पैर में भी चोटें आई हैं। हम सभी से शांति की अपील करते हैं और अफवाहों पर ध्यान ना दें, कानून व्यवस्था में व्यवधान ना डालें और पुलिस का सहयोग करें। हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को मध्य नागपुर में उस समय तनाव फैल गया जब ऐसी अफवाहों के बीच पुलिस पर पथराव किया गया कि औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक दक्षिणपंथी संगठन द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान मुस्लिम समुदाय की एक पवित्र पुस्तक को जला दिया गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। नागपुर में 2 गुटों के बीच हुई झड़प को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लोगों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ अफवाहों की वजह से नागपुर में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। शहर का इतिहास ऐसे मामलों में शांति बनाए रखने के लिए जाना जाता रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घर से बाहर ना निकलें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गलत है और मैं स्थिति पर नजर रख रहा हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति बहाल करने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नागपुर के महाल इलाके में सोमवार की रात 2 गुटों के बीच झड़प और पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस ने नागपुर शहर के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। इनमें कोतावली, गणेश पेठ, लकड़गंज, पचपावली, शांति नगर, सक्करदारा, नंदन वन, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर शामिल हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक नागपुर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंदर सिंघल ने बताया कि अगले आदेश तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पथराव की घटना और पुलिस पर हुए हमले के सवाल पर नागपुर पुलिस आयुक्त ने कहा कि घटना करीब 8 से 8:30 बजे की है। 2 वाहन चलाए गए। कौन कौन और कितने लोग घायल हैं, ये आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं आया है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने की कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की मांग के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि किसी की कब्र को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है, क्योंकि इससे राज्य में शांति और सद्भाव खराब हो रहा है। मायावती ने यह भी कहा कि सरकार को ऐसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, खासकर हिंसा प्रभावित नागपुर में। वहीं शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सोमवार को नागपुर में हुई हिंसा को लेकर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि महाराष्ट्र को रणनीतिक रूप से निवेश के लिए अनाकर्षक बनाने की दिशा में ले जाया जा रहा है, ताकि पड़ोसी राज्य को फायदा उठाने में मदद मिल सके। जाहिर तौर पर गुजरात के संदर्भ में उन्होंने यह बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज मंगलवार को बातचीत होनी है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि बातचीत के मुद्दे तय किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष ओलेक्सेंद्र मेरेस्को ने BBC लिसनिंग के कार्यक्रम में यूक्रेन के संबंध में 3 शर्तों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी सीमा से जुड़ी कोई भी छूट देने को तैयार नहीं है और इस पर यूक्रेन कोई बातचीत नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, खासकर नेटो की सदस्यता के बारे में यूक्रेन के लिए पुतिन को कोई फैसला नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी रक्षा क्षमता को लेकर पुतिन की किसी भी सलाह पर राजी नहीं हो सकते। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.